everyone. A very warm welcome to the class, guys. I really hope that you guys are doing well. Okay. So, हमने कल शाहजहां का पोर्चुगीज वाला जो पोर्शन था वो डिस्कस कर लिया था, ठीक है. और सिख वाला जो पोर्शन था वो भी हमने डिस्कस कर लिया था, ठीक है. और अब हम चल रहे हैं शाहजहां के डेक्कन पॉलिसीज की तरफ. अगेन मैं इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करूंगी और फिर मैं आपको अलग से इसके नोट्स दे दूंगी, ठीक है. दो मिनट गए, हैंग हो गए. चलो भाई, तो हम डिस्कस करेंगे शाहजहां की डेक्कन पॉलिसी, थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे और फिर मैं आपको इसके नोट्स जो है वो अलग से दे दूंगी, ठीक है. तो चलो लेट्स डू दैट. सो कल जो हमने डिस्कस किया था होपफुली आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा. फाइन. इसमें भी ना गाइस काफी सारे वॉर्स हैं बीच बीच में, छोटे छोटे से, तो इसलिए मैं थोड़ा डिटेल में डिस्कस करना चाह रही हूँ आप लोगों से. ऑलराइट, चलिए. ओके, ऑलराइट. So when Shah Jahan ascended the throne, ठीक है, what was his first concern as far as Deccan was concerned, ठीक है. तो again I'm taking all of this from Satish Chandra, आप वहाँ से भी रेफर कर सकते हो. So Shah Jahan's first concern when he was ascending the throne was to discover all the territories or to recover all the territories that he had lost to the Nizam Shahi rulers, ठीक है. ऑलराइट, तो सबसे मेन टास्क क्या है भाई कि निजाम शाही रूलर से जो भी टेरिटरीज हमने लूज की है वी हैव टू टेक दैट बैक, ठीक है. नाउ फॉर दिस पर्पस ही हैड डेप्यूटेड हिज ओल्ड एंड अ वेरी नोटेबल एंड एक्सपीरियंस्ड नोबल कॉल्ड खान जहान लोदी. फाइन. तो किसको रिक्रूट किया था इस चीज के लिए? खान जहान लोदी को रिक्रूट किया था. बट खान जहान लोदी फेल्ड इन हिज एंटरप्राइज. ही वाज रिकॉल्ड बैक टू द कोर्ट. फाइन. एंड शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स ही रिबेल्ड, ठीक है. तो उनको काम दिया गया, वो काम नहीं कर पाए एंड ही वाज देन कॉल्ड बैक टू द कोर्ट कि ओके फाइन, इफ यू नॉट एबल टू डू दिस यू कैन कम बैक. बट देन ही रिबेल्ड, राइट, एंड ही जॉइंड द निजाम शाह. ऑलराइट, जिसके अगेंस्ट भेजा गया था उसको ही इन्होंने जाकर के ज्वाइन कर लिया. फाइन. सो ही जॉइंड whom? He joined Nizam Shah, who deputed him. So Nizam Shah had given him the job of what? To expel the Mughals from the remaining portions of Berar and Balaghat. ठीक है. तो उन्होंने उल्टा उनको काम पे लगा दिया कि you have to expel the Mughals now. Mughals जो भी remnants of Mughals हैं in Berar and Balaghat, you have to expel them now. ठीक है. Fine. Now, understand that Nizam Shah was giving asylum to a Mughal noble who has gone against the Mughals, isn't it? उसने एक तरह से उनके साथ नाफरमानी की है. This is उनको देशद्रोह बोल सकते हैं इसको, isn't it? ठीक है. So this was a challenge for Shah Jahan, and this is a challenge that Shah Jahan could no longer ignore. Fine. So it was clear that even after Malik Ambar's death, his policy of refusing to recognize the Mughal position in Berar and Balaghat was being confirmed by the Nizam Shahi rulers. All right. तो देखो अब क्या हो रहा है कि आपने असाइलम दी है किसको? आपने असाइलम दी है टू अ पर्सन हु इज गोइंग अगेंस्ट द मुगल्स, राइट. वो मुगल्स के अगेंस्ट जा चुके हैं. कौन? खान जहान लोदी. सो दिस वाज लाइक अ चैलेंज व्हिच शाहजहां कुड नॉट हैव इग्नोर्ड, राइट. शाहजहां जो है वो इस चीज को बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते हैं. ही कांट बी डूइंग दैट. फाइन. सो व्हेन शाहजहां cannot ignore this, शाहजहां जब इस चीज को इग्नोर नहीं कर सकते तो भाई क्या किया जाए? What is to be done? कुछ तो करना ही पड़ेगा. तो भाई क्या करेंगे? चलिए अब हम वो देखते हैं. So now also something else becomes very clear. What becomes clear is the fact that even after Malik Ambar's death, the Nizam Shahis have not yet recognized the Mughal dominance over Berar and Balaghat. और ये चीज जो है वो निजाम शाही इसको कंटिन्यू कर रहे हैं. ठीक है. फाइन. ऑलराइट.
Shah Jahan therefore come to the conclusion that there could be no peace for the Mughals in the Deccan as long as Ahmednagar was standing as an independent state. ठीक है, तो शाहजहां ने ये चीज रियलाइज कर ली कि भाई जब तक अहमदनगर को हम कैप्चर नहीं कर लेते या उसको पूरी तरीके से मुगल प्रोविंस पे कन्वर्ट नहीं कर देते, there can be no peace in Deccan for the Mughals. All right. Now, okay. This was also a major departure for Shah Jahan. Why? Why was this a major departure for Shah Jahan? This was a major departure from the policies that has been followed by Akbar and Jahangir. See, they have not really conquered the territories. They've just made the people there accept the suzerainty. Direct rule कभी भी establish नहीं किया था. ठीक है? Fine. But now, Shah Jahan was ready to do so. Shah Jahan was ready to take over these territories and establish what is known as a direct rule over these areas. Fine. चलिए. Okay. So इसके बाद शाहजहां ने क्या किया? He wrote to the ruler of Bijapur and told him that he would give him 1/3 of Ahmednagar. ठीक है? 1/3 of Ahmednagar would be given to him if he cooperates with the Mughals. ठीक है? And if he participates in the battle against Ahmednagar. ठीक है? Fine. This was a shrewd move. Basically, he was trying to isolate Ahmednagar, isn't it? ठीक है? और इन्होंने पता है क्या किया? एक और बहुत अच्छी चीज की, बहुत दिमाग वाली चीज की. He also sent feelers to various Maratha sardars to join the Mughal forces. Okay? मराठा सरदार्स को भी बोला कि आप लोग भी मुगल फोर्सेस ज्वाइन कीजिए. तो जिस वजह से मुगल हारे थे, राइट, बिकॉज ऑफ द मराठास, दे आर नाउ आस्किंग देम ओनली टू ज्वाइन. सो यू कैन सी कि शाहजहां ने यहाँ पे काफी दिमाग लगाया है. ठीक है, फाइन. चलिए, तो यहाँ तक क्लियर है सबको. पहली चीज क्या हुई है गाइज? फर्स्ट ऑफ ऑल, खान जहान लोधी was sent. He was unsuccessful. He then joined Nizam Shah. He tried to, go against the Mughals itself. Now, this was a challenge which Shah Jahan could not ignore. Fine. So he realized that as long as Ahmednagar remains independent, nothing can be done for the Mughals there. Okay. तो सबसे पहला क्या था कि भाई अहमदनगर को हटाना है. इसके लिए he asked help from the Bijapur Sultan. Fine. And also try to recruit the Marathas. All right. चलो आगे बढ़ते हैं. All right. So at first, Shah Jahan was, sort of successful over here. कैसे? So Adil Shah जो है, ठीक है, Adil Shah had accepted, Adil Shah, who was the ruler of Bijapur, he had accepted what? He had accepted Shah Jahan's proposal, fine, and he had posted an army at the Nizam Shahi border to cooperate with the Mughals. ठीक है, बीजापुर को जो लेटर भेजा था उन्होंने, ठीक है, बीजापुर को लेटर भेजा था तो वो मान गए, आदिल शाह जो है वो मान गए कि ठीक है, हम आपके साथ जो है वो कोऑपरेट करेंगे. वी विल कोऑपरेट विथ यू, फाइन, वी विल हेल्प यू. एंड आदिल शाह ने क्या किया? He had sent he had sent an army against the Nizam Shah, that is in support of the Mughals. ठीक है? All right. And it is at this point of time that Jadhav Rao, who was a prominent Maratha noble, he had defected to the sides of the Mughals. Okay? देखिए, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा आपको लगेगा यहाँ पे क्या हो रहा है कि मराठा, जाधव राव, ही वाज अ मराठा, ही वाज एक्चुअली इन सर्विस ऑफ निजाम शाह. ठीक है, वो निजाम शाह के सर्विस में थे, फाइन. But then he had done what? He had defected to the side of whom? He had defected to the side of the Mughals. ठीक है, तो किसकी साइड पे चले गए? वो मुगल्स की साइड पे चले गए वो. फाइन. ओके, दिस विल कीप हैपनिंग थ्रू आउट द डेक्कन पॉलिसीज. तो इसलिए ध्यान रखिएगा, मैं इसलिए बहुत धीरे धीरे पढ़ा रही हूँ गाइस. ठीक है, सो व्हाट हैज जादव राव डन? ही इज डिफेक्टेड टू द साइड ऑफ द मुगल्स. ठीक है, ऑलराइट. ओके, सो जादव राव जो है वो क्योंकि मुगल्स की साइड पे चले गए, so he was done what? He was then killed. He was brutally murdered because it was because of उन पे इल्जाम लगे that he was conspiring with the Mughals, which he was somehow. ठीक है,
So as a result of this, शाहजी भोसले, फाइन, जो कि फादर इन लॉ है, सॉरी, Shaji Bhosle, who was the father-in-law, sorry, not sorry, I'm so sorry guys, who was the son-in-law of Madhav, sorry, sorry, yes. Sorry guys, sorry. So let me just clarify it once again. So Jadhav Rao, he was under Nizam Shah, then he deflected to the side of Mughals. He was brutally murdered. Why? Because it was believed that he was conspiring with whom? It was believed that he was conspiring with the Mughals. ठीक है? तो इस वजह से शाहजी भोसले, who was the son-in-law of Jadhav Rao, ठीक है? वो जादव राव के सन इन लॉ थे, यानी उनकी बेटी से उनकी शादी हो रखी थी. ही ऑल्सो डिफेक्टेड टू द साइड ऑफ द मुगल्स. ओके, वो भी जो है वो मुगल्स के साथ चले गए. फाइन. Now Shahjahan accorded him a mansab of 5,000. He gave him jagirs. Pune was given to him. ठीक है? A number of other prominent sardars also begin to join Shahjahan. Okay? तो आप देख सकते हैं कि शाहजहां के साथ जो है मराठास ने ज्वाइन करना शुरू कर दिया है. All right. Now what is going to happen? 1629, Shah Jahan had deputed large armies and this was against Ahmednagar. Fine. And so जो armies है उनको divide किया गया. ठीक है? One army was basically going to be in the west, which is in the Balaghat region, and one army is going to be in the east, which is towards the Telangana region. Fine. The emperor himself मूव टू बुरहानपुर टू कोऑर्डिनेट द मूवमेंट. और गाइस देखो, एक सीधी सी बात है, जब एम्परर कहीं आता है ना तो सिचुएशन बिकम्स लिटिल मोर सीरियस. ओके, जनरली एम्परर्स जो है वो अपने आर्म फोर्सेस को भेज देते हैं, ये जाइए आप हैंडल कर लीजिए सिचुएशन. लेकिन व्हेन द एम्परर इज देयर समवेयर, व्हेन ही इज लैंडेड, दैट मींस द सिचुएशन इज अ लिटिल डिफिकल्ट. सिचुएशन जो है वो थोड़ी सी ट्रिकी हो चुकी है. फाइन. तो चलिए अब हम देखेंगे कि क्या हुआ, व्हाट रियली हैपेंड ओवर हियर. ओके, All right. So under this relentless pressure, because तीन तरफ से प्रेशर है ना, तेलंगाना साइड से प्रेशर है, बालाघाट साइड से प्रेशर है और बुरहानपुर से भी प्रेशर है, because the king himself is sitting there. So but under this relentless pressure, parts of Ahmednagar was brought under Mughal occupation. Fine. Perinda, जो कि one of the last outposts था of the kingdom, one of the last areas which was remaining of the kingdom, was also besieged. मतलब वो भी मुगल occupation के अंदर आ चुका है. ठीक है? Fine. So now Nizam Shah had sent a very pitiful appeal to Adil Shah, stating that, you know, most of his kingdom was now under the Mughals, and if Perinda also fell, then this is going to be the end of Nizam Shah. Fine. और उन्होंने एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज कही कि अगर एक बार निजाम शाही गवर्नमेंट यहाँ पे खत्म हो गया, तो जिन आप मुगल्स के साथ खड़े हो आज, these are the same Mughals who are going to turn against you, right? Like this was the fun final attempt at a diplomatic debate kind of a thing. Okay, so what did Nizam Shah do? He sent a very pitiful letter to whom? To Adil Shah, who was siding with the Mughals, all right, in this battle. He said that if Parinda falls, then this is going to be the end of Nizam Shah, right? And if Nizam Shah ends and Ahmednagar falls, who do you think the Mughals are going to turn towards? किसके अगेंस्ट खड़े होंगे वो? फिर बीजापुर के अगेंस्ट खड़े होंगे. ठीक है, फाइन. सो यस, दैट वाज देयर. ऑलराइट. ओके, सो देखिए, कहीं ना कहीं the people of Deccan, and particularly Adil Shah, they were really uncomfortable with seeing the Mughals, you know, coming in so easy. इतने आसानी से आ रहे हैं, they're taking over all the territories. So it was a little difficult for them. ठीक है. The Mughals also made a mistake. The Mughals did not hand over to Adil Shah the areas which was promised to him as the agreement. Remember, 1/3 of the area was promised to him, but it was not given. ठीक है. तो आदिल शाह ने क्या किया? He made a somersault and he decided to help निजाम शाह. ठीक है. और निजाम शाह ने क्या कहा कि अगर आप हमारी हेल्प करेंगे तो आई एम गोइंग टू गिव यू शोलापुर इन रिटर्न. फाइन. All right. So
अब सिचुएशन जो है वो अगेंस्ट मुगलों के अगेंस्ट चली गई है, फाइन. सो this in turn, fine, the turn in the political situation which has happened, because pehle they had support of Adil Shah, now they don't, because Adil Shah had joined the Nizam Shahi camp now, ठीक है. So what happened is, this compelled the Mughals to raise the siege of Perinda and retreat, okay. तो अब देखो भाई, उनकी एक मेजर सपोर्ट सिस्टम है जो उनसे छिन गई है, तो उनके पास अब कोई ऑप्शन नहीं है बट टू रिट्रीट, मतलब उनके पास पीछे हटने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है. दैट इज व्हाट दे हैड टू डू, दे हैड टू रिट्रीट, फाइन. सो दे लेफ्ट पेरिंदा एंड दे रिट्रीटेड बैक, ठीक है, फाइन, ऑलराइट. बट द इंटरनल, अब ये तो हो गई सिर्फ पेरिंदा की बात है ना, सिर्फ और सिर्फ पेरिंदा की बात है. व्हाट इज हैपनिंग इन रेस्ट ऑफ अहमदनगर, चलिए हम वो देखते हैं. द इंटरनल सिचुएशन इन अहमदनगर was actually in favor of Mughals. How? Let's see. Fateh Khan, who was the son of Malik Ambar, had recently been appointed Peshwa by the Nizam Shah in the hope that he would be able to subdue Shah Jahan. Okay, I know guys, बहुत सारे names आ रहे हैं, मैं आपको summarize कर दूंगी, don't worry, ठीक है, alright. चलिए, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पेरिंदा से तो वो हट गए, ठीक है, पेरिंदा से मुगल्स हट गए हैं, बट द इंटरनल सिचुएशन वाज स्टिल इन फेवर, internal situation of Ahmednagar was still in favor of the Mughals. Why? Because Fateh Khan, who was the son of Malik Ambar, he was appointed by Nizam Shah, all right, as the Peshwa. और इनसे क्या कहा गया था, that you have to ask Shah Jahan to make peace. Okay. Fateh Khan instead opened secret negotiations with Shah Jahan, and at Shah Jahan's insistence murdered Nizam Shah. और निजाम शाही थ्रोन पे एक पपेट को बिठा करके आ गए, who would obviously be in the control of whom, who would obviously be in the control of Shah Jahan. Fine. Now, he also read the khutbah in the name of the king, struck coins in the name of the Mughal king. Fine. As a reward, Fateh Khan was taken to the Mughal service, and the Puna around Jagir, which was actually given to Shah Ji, was given to him, and then Shah Ji deflected from the Mughal side. Okay, I know guys, confusing ho gaya. Let me summarize it. Don't worry. लास्ट हमने क्या समराइज किया था कि भाई आदिल शाह को लेटर लिखा गया है, if you side with us, we're going to give you 1/3 of the territories, ठीक है, and then the campaign started. Fine, all right. The Marathas have also joined. Marathas ने क्यों join किया है? So remember that all right. So Adil Shah decided to join, all right, because he Adil Shah ने decide कर लिया कि हम join कर लेंगे. Fine. Why? Because obviously he was promised 1/3 of the territories. Then Jadhav Rao, who was actually part of the Nizam Shahi government, he had defected to the side of the Mughals. He was then killed on this, उन पे इल्जाम लगाया गया that he was actually conspiring with the Mughals, and he was killed. Because of this, Shah Ji, जिनके वो ससुर थे जादव राव, he then deflected to the side of the Mughals. He was called to Agra, and he was given what? He was given mansab of 5,000, and he was given Jagirs around Pune. ठीक है, तो मराठास ने तो ज्वाइन कर लिया इधर. फाइन. So 1629, Shah Jahan had decided to attack Ahmednagar with a big army. Army was divided into 3 sections. One was going to attack from the west, which is the Balaghat area, from the east, which is the Telangana area. Then one was in the center, which is Burhanpur, जिसका नेतृत्व खुद शहनशाह कर रहे थे. That means it was being guided by the king himself. Now, under this immense pressure, Ahmednagar had to crumple. ठीक है, fine. Ahmednagar had to crumple, और जितने भी बहुत सारे states थे, they were all now brought under Mughal occupation. Perinda was the only one which was now remaining. ठीक है, पेरिंदा है एक जो रह गया था, बाकी सब जितने भी एरियाज हैं, they have now come under them. ठीक है, all right. So after this, निजाम शाह ने एक पेटीफुल लेटर भेजा किसको? आदिल शाह को, stating that if निजाम शाही ends, then what is going to happen? Then सीधा pressure जो है वो सारा बीजापुर पे आ जाएगा, right, of the Mughals. Mughals also made a mistake. What mistake did they do? Mughals made the mistake of not giving the territories which was promised to Adil Shah in the agreement, and as a result, Adil Shah deflected to the side of the Nizam Shahis. ठीक है, और हाँ,
and as a result the Mughals were forced to retreat from Perinda. वो उसका जो fort है उनको छोड़ना पड़ा. But the situation in internal part of Ahmednagar was okay. Why? Because Fateh Khan, who was the son of Malik Ambar, he had deflected. So he was actually appointed as the Peshwa by Nizam Shah. Nizam Shah ने उनको पेशवा अपॉइंट किया था, ठीक है. But then what had happened? He had deflected. हाँ, एक सेकेंड. So he was appointed the पेशवा और निज़ाम शाह ने सोचा था कि हाँ ये कुछ पीस ले आएंगे ऐसा कुछ, बट ऐसा कुछ हो नहीं पाया. You know what he did? He opened secret negotiations with Shah Jahan and murdered Nizam Shah. ठीक है. He also and he placed a puppet king on the throne, read the khutbah in the name of the king, struck coins in the name of the king. Fine. और हाँ तो उनको बुलाया गया फतेह खान को, जो जागीज थी पुणे के अराउंड which was promised to Shahji was then given to Fateh Khan, and then Shahji deflected from the Mughal side. अब वो मुगल साइड से हट करके कहीं और चले गए हैं, ठीक है. ऑलराइट, ये सब कब हुए हैं गाइस? All of this have taken place in 1632. ऑलराइट. So after the events of 1632, Mahabat Khan was appointed as the governor. ठीक है, governor, or you can say yes, he was appointed as the governor of Deccan. और उसके बाद शाहजहां जो है वो वापस आ गए आगरा. ठीक है. Now the Mahabat Khan had to face the combined opposition of Bijapur, the local Nizam Shahi nobles, including Shahji, and obviously he found himself in a very difficult situation. ठीक है. तो महाबत खान जो है उनको गवर्नर बनाया गया है, and suddenly he is in a very difficult situation, guys. Why is in a very difficult situation? Because जो local rulers हैं, जो local निजाम शाही nobles हैं, so he had to face a combined force of whom? Of Bijapur, ठीक है, which is Adil Shah. He has to face the local निजाम शाही nobles plus Shahji जो कि वहां से हट चुके हैं. ठीक है. All right. Perinda was then submitted to Bijapur, fine. And Bijapur then made a strong bid for the fort of Daulatabad as well, fine, offering a large sum of money to Fateh Khan to surrender the fort. Okay. So combined army thi, तो obviously Mahabat Khan could not defend Perinda. Then these combined army also wanted the fort of Daulatabad, जिसके लिए उन्होंने फतेह खान को अच्छे खासे पैसे ऑफर किए. So Mughals were finding it difficult actually to keep a hold of their position. Fine. ठीक है. All right. चलिए, तो अब हम देखते हैं कि दौलताबाद में जो है वो सिचुएशन क्या थी, क्या हुआ. Adil Shah, now he had taken over Perinda, fine. Now he wants to have control over the fort of Daulatabad as well, guys, fine. So he had sent a large army under Radnola Khan and Murari Pandit, ठीक है, for the surrender of Daulatabad. तो इन्होंने किसको भेजा? दो लोगों को भेजा आदिल शाह ने. He had sent Radnola Khan and Murari Pandit ताकि वो जाए और उसका सरेंडर यानी कि दौलताबाद की सरेंडर की बात करें. ठीक है, फाइन. Shahji was also enrolled, you all know, because he wanted to harass the Mughals. Fine. Shahji जो है वो भी इस साइड पे आ चुके हैं. All right. But the combined forces, the combined Bijapuri forces and Shahji were of no avail. Mahabat Khan, closely invested in Daulatabad, forced the garrison to surrender. The Nizam Shah was sent to prison. ठीक है, और यहाँ से निजाम शाही जो डायनेस्टी है उसकी एंड होती है. गाइस, दोबारा समझा रही हूँ, डोंट वरी. ओके. तो Adil Shah has taken over Perinda, right? What was his next target? Daulatabad. ठीक है, तो दौलताबाद को अटैक करने के लिए कौन गए? There was the combined army of Bijapur, Adil Shah. Shahji was also there, fine. And then obviously he had sent a huge army under Randola Khan and Murari Pandit, fine. But Mahabat Khan, he has invested in Daulatabad fort, right? So he inflicted a crushing defeat on this combined forces, okay, and forced the garrison to surrender. मतलब उन्होंने किसी भी हाल में दौलताबाद का जो फोर्ट है वो नहीं जाने दिया combined forces of Deccan के हाथ में. ठीक है, he did not allow
the fort of Daulatabad to go into the combined hands of these combined forces of Deccan. Okay? So what happened here? Nizam Shah, he was sent to prison in Gwalior, and this marks the end of the Nizam Shahi dynasty. Okay? All right. Now, but इसका मतलब ये नहीं था कि whatever problems the Mughals were facing, that has been solved. No. So what happened here is, so ऐसा नहीं था कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है गाइस, ठीक है. प्रॉब्लम हैज नॉट बीन सॉल्व्ड. फाइन. हाउ हैज द प्रॉब्लम बीन नॉट बीन सॉल्व? चलिए हम देखते हैं. सो व्हाट हैज शाहजी डन? Shahji had found a Nizam Shahi prince and he has raised him as a ruler. So even though formally Nizam Shahi dynasty has come to an end, ठीक है? Shahji had found one of the Nizam Shahi prince and he had raised him as the ruler, ठीक है? Adil Shah had sent a fort of 7 to 8,000 horsemen to aid Shahji, ठीक है? और जितने भी निजाम शाही नोबल्स थे, जो भी थे, उन्होंने अपने फोर्ट्स जो है वो शाहजी को सरेंडर कर दिए थे, जस्ट बिकॉज दे वांटेड अ रिवाइवल ऑफ निजाम शाही गवर्नमेंट. ठीक है, तो फॉर्मली जो निजाम शाही गवर्नमेंट है वो खत्म हो चुकी है, बट शाहजी डिड नॉट वांट दिस टू एंड. So what he did is he found a Nizam Shahi prince, he raised him to the position of a prince, all right, and Adil Shah obviously helped. Adil Shah ने कहा कि हाँ मैं अपने फोर्सेस जो है वो प्रोवाइड करूंगा, ठीक है, फाइन. एंड विद दीज और इन सारे सपोर्ट के हेल्प से they harassed the Mughals and they've taken control of portions of अहमदनगर. guys, imagine करो अहमदनगर जो मुगलों का था, अब सडनली वापस जो है वो डेक्कन फोर्सेस के पास चला गया है. ठीक है, जस्ट गिव मी 1 minute. Just 1 minute. 1 minute guys, let me have some water. ठीक है, सो यहां तक क्लियर है सबको कि कैसे अहमदनगर हैज बीन टेकन. ओके, लेट मी समराइज दिस वंस अगेन फॉर यू ऑल. ऑलराइट, सो क्या हुआ है, शाहजहां कम्स बैक एंड ही इज लेफ्ट महाबत खान एज द गवर्नर ऑफ डेक्कन. ठीक है, Mahabad Khan now to face the combined forces of Adil Shah, Nizam Shah and also Shahji. ठीक है, fine. So now Perinda was obviously lost. The fort of Perinda was lost. The next thing that Adil Shah wanted was the fort of Daulatabad. ठीक है, तो दौलताबाद का जो फोर्ट था उस पर combined armies ने अटैक किया. Fine. So Adil Shah had sent huge armies under Radollah Khan and Murari Pandit. Fine. Along with Shahji and along with obviously the Nizam Shahis. Fine. But Mahabad Khan had invested quite a lot over here. He understood the fort inside out and he was able to defeat these combined army. ठीक है, और जो निजाम शाह के प्रिंस थे, he was sent to Gwalior. This marks the end of Nizam Shahi dynasty formally. But what did Shahji do? Shahji ने क्या किया? So he, found a prince of the Nizam Shah. He raised him to be the ruler. Fine. Adil Shah had promised him forces, sent him around 7 to 8,000 horsemen to aid Shahji. जो भी निजाम शाही nobles थे, they have also decided to help Shahji. And as a result of this combined forces, Mughals have lost a number of areas of Ahmednagar. Fine. So भाई अहमदनगर तो चला गया. ठीक है. All right. Now, अब शाहजहां को लग गया कि भाई अब you have to focus now. You have to do something about this. So he decided that he is going to give personal attention to this. He realized that the crux of the situation is nothing but the attitude of Bijapur, which is Adil Shah. ठीक है? So he therefore sent a huge army to invade Bijapur and he sent feelers also to Adil Shah, offering him to revive the earlier accord. All right? तो उन्होंने 2 आर्मी तो भेजी ही भेजी है ना, लेकिन ये भी कहा कि अगर if you listen to me and if you agree to the agreement that we previously had, that we can divide the territory, 1/3 of the territory will be given to you. तो अगर ऐसा होगा, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो हम आप हम अपनी वापस की जो अग्रीमेंट है उसको वापस रिवाइव कर लेते हैं. ठीक है भाई,
चलो, सो भाई आदिल शाह जो है उन्होंने पलटी मार दी, ठीक है. ही अगेन फ्लिप्ड. फाइन. सो आदिल शाह, अब व्हाट हैपेंड? आदिल शाह, रिमेंबर आदिल शाह इज द वन हु वाज सेंट मुरारी पंडित and Dullah Khan, isn't it? They have been killed now. ठीक है, उनको मार दिया गया है. The leaders of the anti-Mughal group, including Murali Pandit, they were displaced and they were killed. And now he has entered into a new treaty with Shah Jahan. According to this treaty, what is going to happen? Adil Shah will agree to recognize Mughal suzerainty, to pay an indemnity of 20 lakh rupees, not to interfere in the affairs of Golconda, which was now under the Mughal protection. Fine. Any quarrel which happens between Bijapur and Golconda in the future, this will be solved by the Mughal emperor's arbitration. Fine. क्या क्या clauses हैं इसके? He is going to recognize the suzerainty of the Mughal king. He is going to pay a war indemnity of 20 lakh rupees. He is not going to interfere in the internal matters of Golconda. If there's any problem between Golconda and Bijapur, this will be taken to the king, Mughal king. उनको वहां लेके जाया जाएगा. Fine. Adil Shah agreed to cooperate with the Mughals. And obviously he reduced Shahji also into submission, isn't it? All right. Okay. So Adil Shah agreed to this, and because of this, Shahji also had to surrender. क्यों भाई? Because शाहजी भी तो उनके साथ ही काम कर रहे थे ना, है ना? चलो, all right. आगे बढ़ते हैं. थोड़ा सा ही बाकी है, ज्यादा नहीं है अब, तो कंफ्यूज नहीं होंगे हम लोग. Okay. So Shahjahan decided कि let's complete the settlement and let's enter into a treaty with Golconda as well. ठीक है? तो अब देखो, सब लोगों को पता है कि मतलब मुगल से जीतना थोड़ा मुश्किल है फिलहाल, at least under Shahjahan, not under Aurangzeb so much. So it was difficult to win against them. Fine. So the ruler agreed. The ruler of Golconda also agreed. He decided that he's going to read the name, he is going to read the khutbah in the name of Shah Jahan. Fine. And he will exclude the name of the Iranian emperor from it. Fine. The Qutub Shah was to be loyal to the emperor. Qutub Shah was the ruler of Golconda. Fine. An annual tribute of 4 lakh would be paid. Fine. So all this was happening. Fine. और finally वो गोलकोंडा जो है वो भी मुगल प्रोटेक्शन के अंदर आ चुका है. नाउ ओके, तो यहाँ पे तो देखिए शाहजहां की जो डेक्कन पॉलिसीज है वो तो खत्म होती है गाइस, ठीक है. लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम अभी खत्म नहीं हुई है. क्यों? क्योंकि शाह जी और उनके जो बेटे हैं शिवाजी इन बीजापुर and Mir Jumla, the leading nobles of Golconda, they have now started carving out their own spaces of influence, isn't it? The Mughals also have found that the balance of power in Deccan has been, once again upset. Fine. So अब ये जितनी भी चीजें हैं वो अब किसके अंडर आ जाएंगी? All of this development further on is going to be under औरंगजेब, जो कि हम बाद में करेंगे. ठीक है, तो ये बेसिक था, हमने पूरा डिटेल में डिस्कशन की है गाइज इसकी. ठीक है, तो अब आप कंफ्यूज मत होना. अब मैं आपको इसको लिखवा देती हूँ. I'm just going to give you notes for this. It will be easy for you then. चलो, तो अब मैं ना इसको एक साथ मतलब छोटा करके आपको नोट्स के फॉर्मेट में दे रही हूँ. ठीक है,
फतेह खान वही है गाइस, मलिक अंबर के बेटे। ही वाज अपॉइंटेड एज द पेशवा, और उनको अपॉइंट किया गया था, निजाम शाह ने अपॉइंट किया था दैट ही इज गोइंग टू डू समथिंग अगेंस्ट द मुगल्स, पर वो मुगल्स के साथ ही जाके मिल गए थे। ठीक है।
आई होप यू टेकिंग इट डाउन विथ मी गाइस. मैं आपको नोट्स फॉर्मेट में इसको कंबाइन करके दे रही हूँ, ठीक है. आदिल शाह हम जानते हैं कि उन्होंने सपोर्ट किया था. ही इज प्रॉमिस्ड हिम ट्रूप्स एंड एक्सेट्रा. ठीक है. द मैटर फाइनली एंडेड व्हेन. ठीक है. Matter finally ended in 1636 when Ahmednagar, when Adil Shah finally decided that he is going to share the territory. ठीक है. Fine. So, आदिल शाह के साथ जो पुरानी ट्रीटी थी उसको रिन्यू कर लिया गया था. ठीक है. फाइन. एंड दिस इज व्हेन द मैटर एंडेड. तो ये क्या है? दिस इज ऑल अबाउट योर एनेक्सेशन ऑफ अहमदनगर. ठीक है. अब हम गोलकोंडा पे चलेंगे.
Okay. Guys, I don't think I'll be able to finish Golconda today. ठीक है, we don't have a lot of time. So just quickly take this down. इसको लिख लीजिए आप लोग. फिर अगर हमारे पास टाइम बचेगा तो हम गोलकोंडा वाला पोर्शन जो है वो कर लेंगे. Otherwise we'll do it tomorrow itself. ठीक है. So आज जो मैंने आपको पढ़ाया है, that was all about annexation of Ahmednagar and Golconda. I've told you all about it in detail. मतलब पूरा जो डेक्कन है शाहजहां का पॉलिसी वो हमने डिटेल में कर लिया है. ठीक है. And I've given this to you in the form of notes as well. Okay. So just take it down quickly. अगर ये समझने में दिक्कत आए तो प्लीज डू रीड सतीश चंद्रा एंड वट एवर हैज हैपेंड अंडर शाहजहां वाला पोर्शन जरूर पढ़ लीजिएगा. इट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड दैट आई हैव शॉर्टन दिस एंटायर थिंग ओवर हियर. ठीक है. चलो मैं गोलकोंडा लिख देती हूँ गाइस, जितना होगा उतना आप लोग टेक डाउन कर लीजिए. आदिल शाह जो कि बीजापुर के थे, उन्होंने इनिशियली तो रिफ्यूज कर दिया था. ठीक है गाइस.
गाइस ये हमने अभी सब डिस्कस किया है, ठीक है. इट्स जस्ट दैट वी हैव डिस्कस्ड इज नॉट इन द क्रोनोलॉजिकल, मतलब वी हैव डिस्कस्ड इट एज इट वाज हैपनिंग, ओके. एंड समटाइम्स थिंग्स वर हैपनिंग साइमल्टेनियसली, इसलिए आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा कि हमने अभी डिस्कशन तो किसी और वे में किया था, लिख हम किसी और वे में रहे, लेकिन मैं लिखवा रही हूँ आपको सेपरेटली ऑफ गोलकोंडा एंड ऑफ बीजापुर, ठीक है. सॉरी, गोलकोंडा, बीजापुर एंड अहमदनगर मैंने अलग अलग लिखवाया है. दैट इज वाई इफ यू फाइंड इट कंफ्यूजिंग, प्लीज रीड दिस. पहले आप पूरा जो आपका सतीश चंद्र है वो पढ़िएगा, देन गो थ्रू दिस, ठीक है. औरंगजेब को गवर्नर अपॉइंट किया गया था, ठीक है, 1636. इसके बाद जो भी होगा वो औरंगजेब करेंगे, फाइन. सो यहाँ पे शाहजहां का जो भी कॉन्क्वेस्ट है ऑफ डेक्कन, ऑफ ऑल द कॉन्क्वेस्ट एक्चुअली, ठीक है, दैट हैज बीन डन, ओके. वो हमारा फिनिश हो गया है, फाइन. व्हाट वी आर लेफ्ट नाउ विद इज औरंगजेब. सो औरंगजेब का कॉन्क्वेस्ट, a lot of rebellions happened during his reign, a lot of conquests happened during his reign, and then we'll focus on his Deccan conquest as well, ठीक है. So quickly take this down. Alright. So guys, आप इसको बाद में टेक डाउन कर लीजिएगा. I'm sorry, I just noticed कि दूसरी क्लास का टाइम हो गया है, मेरी दूसरी क्लास है अभी, ठीक है. So I think I'll end the session over here. So please, the request, please do read your Satish Chandra, because इसमें simultaneously बहुत सारी चीजें हो रही हैं. So it will help you get a detailed understanding, and then you can read the notes. It will get you get a very clear picture of things which were happening. ठीक है. So all right, that's about it for today's lecture. And if you still have doubts in this, because Deccan campaign काफी confusing है, it is very confusing. If you still have doubts in this, you will let me know and I will help you out with it, guys. ठीक है. अगर कहीं पे दिक्कत आती है, आपको ये समझने में भी दिक्कत आ रही है ना, अगर फॉर एग्जाम्पल कि which area was being ruled by which ruler, कुतुब शाह, निजाम शाह, आदिल शाह, कौन सी एरिया को रूल करे थे, अगर उसमें प्रॉब्लम है तो मुझे बताइएगा, बिकॉज आई एम अज्यूमिंग कि you know these things, right? You've studied them in your graduation and master's level. But if you have issues, confusing है, बहुत confusing है, तो है issues तो मुझे बता दीजिएगा. I will definitely clear it for you. ठीक है, चलिए. All right, guys. So thank you so much for joining me over here. It was an absolute pleasure to have you all. I will now see the next lecture. Then please take care. Thank you. Bye bye.